Hello, everybody. My name is Akshita, and I'm your IELTS trainer at examtricks.com. Today, I'm going to discuss a very important module of the IELTS academic exam, and the name of the module is reading. तो चलिए देखते हैं क्या रीडिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी आती है, जबकि लॉजिक बहुत सिंपल है। सब कुछ आपके टेक्स्ट में आपके सामने होता है। आपको सिर्फ अपनी स्कैनिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, एंड ऑब्वियसली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे, विद द हेल्प ऑफ विच आप अपनी रीडिंग जो सेक्शन है, रीडिंग का सेक्शन, उसको आप एस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so the first mistake which students make while solving reading is that वो सीधा passage पढ़ना start कर देते हैं, लेकिन हमें पहले अपने questions को एक बारी analyze करना चाहिए, because logic बहुत simple है। अगर आपको पता होगा कि आपको क्या find करना है, आपको उसकी location जल्दी मिलती है, आप answer जल्दी से find कर सकते हैं। So let's quickly move to the questions. Okay, so as you can see, question number 1 to 4. Okay, another mistake which students make while solving reading is वो क्या mistake करते हैं? Instructions नहीं पढ़ते हैं। तो instructions पढ़ना बहुत important है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी instruction में mentioned है कि आपको सिर्फ one word ही choose करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये नहीं पढ़ते हैं और वो कभी 2 वर्ड्स लिख देते हैं, कभी 3 वर्ड्स लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होते हैं और आपकी जो बैंड स्कोर होता है वो अफेक्ट होता है। Okay, so let's start. Okay, so for solving the questions, one thing which is very important, that is keywords. आपको अपने keywords पे बहुत अच्छे तरीके से work करना है, keywords mark करने हैं, उनको locate करना है। अब keywords होते क्या है? Keywords ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि आप अपने आंसर की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, आपको आंसर मिलने में आसानी ये देते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। आपका कीवर्ड होगा लीव्स, ट्री एंड इन शेप। अब पता चल रहा है आपको कि आपसे शेप पूछी गई है, क्योंकि इन आपका प्रेपोजिशन है, मतलब वो आकार में कैसे हैं। ठीक है, अगर आप शेप वर्ड ढूंढी जाओगे तो हो सकता है आंसर ना मिले, क्या पता पीछे कुछ और वर्ड लिखा हो, उसका सिनोनिम लिखा हो शेप का। सो आपको क्वेश्चन को अपनी मातृभाषा है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, बीट इंग्लिश और पंजाबी और हिंदी, आपको उसमें कन्वर्ट करना है, उसको अपने मन में सोचना है। तो आपको फाइंड करना है कि पत्तों की शेप क्या है, उसका आकार क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज डैश सराउंड। सराउंड मतलब घेरता है, फ्रूट को क्या घेरता है? तो ऑब्वियसली कोई चीज घेरती होगी, और वो खुलता है जब फ्रूट पक जाता है। थर्ड है, इसको इस्तेमाल किया जाता है स्पाइस नटमेग को प्रोड्यूस करने के लिए। किसको इस्तेमाल किया जाता है वो मुझे देखना। फोर्थ है कवरिंग, जिसका नाम है एरल, उसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ बनाने में, प्रोड्यूस करने में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। नाउ यू माइट बी सरप्राइज्ड, आप शायद से हैरान होंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर फाइंड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मार्क्स होते हैं वो कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो जानते हैं, क्योंकि अगेन इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखना है। अगर आपकी जो भी ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन से बिल्कुल सहमत है, आपको ट्रू लिखना है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट यानी उल्टा है उससे, तो फॉल्स लिखना है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन इस पे है ही नहीं तो आपको नॉट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ट्रू की जगह येस लिख देते हैं, फॉल्स की जगह नो लिख देते हैं, कभी कभी नॉट गिवन को एनजी लिख देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है आपको उन्हें ही लिखना है, एंड अगर येस नो नॉट गिवन है तो आपको उन्हीं वर्ड्स को लिखना है। तो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मिडिल एजेस में ज्यादातर यूरोपियंस को पता था कि नटमेग कहाँ उगता था। वीओसी दुनिया का पहला मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी। सेवेंथ है, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के बाद, फॉलोइंग मतलब उसके बाद, डच के पास कंट्रोल था सभी आइलैंड्स का। ये वर्ड्स ऑल सम दे वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे नटमेग ड्यू करता था, उगता था। सो वन थिंग इज कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये वर्ड्स बैठ जाने चाहिए। अच्छा मैंने वीओसी पढ़ा था, अच्छा मैंने यूरोपियंस पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा, डच, आइलैंड्स, ये वर्ड्स पढ़े थे। बिकॉज तभी आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं और आप जल्दी से आंसर फाइंड कर पाते। कई बार क्या होता है, आपकी लोकेशन निकल जाती है बट पता नहीं चलता, और वो इसीलिए होता है क्योंकि क्वेश्चंस एनालाइज नहीं किए, दिमाग में बिठाए नहीं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 to 13 अगेन वन वर्ड ओनली है, आपको याद रखना है, और ये फिर से फिलिप्स है। ओके, अभी आपका टेबल है। टेबल में लेफ्ट साइड पे एज यू कैन सी आपको पीरियड गिवन है, लाइक मिडिल एजेस, 16th सेंचुरी एंड सो ऑन। तो मिडिल एजेस में देखना है क्या हुआ था। मिडिल एजेस में नटमेग को लाया गया था यूरोप में बाय मतलब द्वारा। prepositions are very important when it comes to IELTS. I mean, obviously the grammar is important. किसके द्वारा लाया गया था? ऑब्वियसली किसके द्वारा लाया गया था? या तो कोई इंसान होगा, है ना, या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 17th सेंचुरी में क्या हुआ? नटमेग की डिमांड बढ़ी क्योंकि माना जाता था ये किसी बीमारी के अगेंस्ट, इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार था, और बीमारी का नाम क्योंकि नो वन एज पूछा है तो यहाँ पे बीमारी आनी। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, 10th, डच ने क्या किया? बैंडा आइलैंड्स का कंट्रोल लिया, नटमेग प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया, पुट डैश ऑन नटमेग, ऑन अगेन preposition, नटमेग के ऊपर कुछ लगाया टू अवॉइड इट बीइंग कल्टिवेटेड, कि वो कल्टिवेट ना हो जाए। 11th क्वेश्चन है, फाइनली ऑब्टेन्ड द आइलैंड। ऑब्टेन्ड का मतलब है पाया, किसी का आइलैंड पाया, ब्रिटिश से पाया। क्वेश्चन नंबर 12, लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ है? 1770, 1778, नटमेग प्लांट्स को सीक्रेटली कहीं लेकर जाया गया और हाफ द बांडा आइलैंड्स नटमेग प्लांटेशंस, आधे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे बाय अ आर्टिकल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं शायद से दे माइट बी कंसर्न्ड, इतना टाइम हम लगा रहे हैं क्वेश्चंस पढ़ने में तो कब सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इतना टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ क्या करना है। अदरवाइज जो आप टाइम इसके ऊपर लेकर चलेंगे अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, विद प्रैक्टिस इट शुड बी अराउंड 1.5 मैक्सिमम 2 minutes. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। ओके, तो पढ़ते हैं। द नटमेग ट्री, मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस, लार्ज एवरग्रीन ट्री, यहाँ का नेटिव है। 18th सेंचुरी तक ये सिर्फ एक जगह में उगता था दुनिया में, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बांडा सी, बांडा कहीं पड़ा है, ये मॉलिक्यूल्स का पार्ट है, स्पाइस आइलैंड्स का पार्ट है, इंडोनेशिया में है। अभी तक जो मैंने पढ़ा मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बिकॉज मुझे पत्तों के ऊपर फोकस करना था, ये मेरी मेमोरी मुझे बता रही। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि पत्तों के ऊपर। ये जो पेड़ है थिकली ब्रांच्ड है, डेंस फॉलिएज है। अच्छा, क्या करें, कुछ वर्ड्स का मतलब नहीं पता हो तो हमने वहां पे टेंशन नहीं लेनी है, हमने उनको छोड़ देना है, उसको एक्स मान लो यार, डोंट वरी, एंड लेटर ऑन यू कैन वर्क ऑन योर वोकैब। तो मैं एक स्टूडेंट की तरह इसको सॉल्व करने वाली हूँ। डार्क ग्रीन ओवल लीव्स है, कुछ दिमाग में आया, लीव्स था क्वेश्चन, लेकिन अभी मुझे पीछे नहीं जाना है। आई कैन सी पैराग्राफ लंबा है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं आधा पैराग्राफ पढ़ूंगी फिर पीछे जाऊंगी। ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल येलो बेल शेप्ड फ्लावर्स, पेल येलो पेयर शेप्ड फ्रूट्स। मुझे आंसर यहाँ कहीं लग रहा है क्योंकि पत्ते और आकार पूछा था। ठीक है, मैंने हस्क तक पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है। द फ्रूट इज एनकेस्ड इन अ फ्लैश हस्क। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया। एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि था लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। तो हमें पता चल चुका है क्या थी शेप, द आंसर शुड बी ओवल इन शेप, राइट। अगला सवाल है द डैश सराउंड्स द फ्रूट। अब मुझे फ्रूट के ऊपर फोकस करना है कि फ्रूट के अराउंड क्या है वो मुझे देखना है। और फिर है स्पाइस नटमेग बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, एरिल एंड ऑल दैट। ओके, तो जब फ्रूट राइप होता है तो फ्रूट निकल गया, फ्रूट कहाँ से आया था, यहाँ पे आया था। सो देखते हैं, पेल येलो पेयर शेप्ड फ्रूट्स, फ्रूट इज एनकेस्ड इन अ फ्लैश हस्क। एनकेस्ड का मतलब क्या होता है, मतलब फ्रूट उसके अंदर होता है। तो मुझसे पूछा गया था कौन इसको सराउंड करता है, इसके आसपास क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, फ्लैश हस्क। नो, द आंसर वुड बी हस्क बिकॉज वन वर्ड बोला था उसने, राइट। तो ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ओवल। जब फ्रूट पक जाता है दिस हस्क स्प्लिट्स इनटू, उसने बोला था जब ब्रेक ओपन करता है दो हाफ्स में अलोंग रिच, क्योंकि फ्रूट के लेंथ पे रन कर रहा होता है। इसके अंदर एक शाइनी सीड होता है, इतना लंबा होता है, और ये सराउंडेड होता है एक चीज से, एक कवरिंग से जिसका नाम होता है एरल। नहीं, एरल तो पढ़ा है हमने। ये सोर्सेज होते हैं दो स्पाइसेस के जिनका नाम है नटमेग और मेस।
द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, मतलब जो नटमेग है वो सूखी हुई सीड से बनता है और जो बाद वाला है वो बनता है एरल से। एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि एरल के ऊपर हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था द कवरिंग नोन एज द एरल, एरल जो है क्या बनाने में उसकी मदद होती है, तो देखते हैं एरल क्या बनाने में मदद होती है। देखिए क्या आंसर होना चाहिए। दीज आर द टू सोर्सेस ऑफ द टू स्पाइसेस नटमेग एंड मेस, द फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड, तो जो हमारा एरल है एंड द लैटर फ्रॉम द एरल क्या बनता है, मुझे वो आंसर बताना है। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा थर्ड का सीड, क्योंकि सीड जो है वही मेरी बनती है स्पाइस। अच्छा एरल वाला दूसरा हमने कर दिया, सॉरी। एरल का आंसर होना चाहिए फिर हमारा ओके देखते हैं मेस, डेफिनेटली, बिकॉज जो एरल है वो एक बारी देख लेते हैं। सो हैव टू अवॉइड कंफ्यूजन, मैंने क्वेश्चन ऊपर नीचे पढ़ लिया बिकॉज आई हैव टू स्किप। सो जो एरल है, ओके यस, तो उसने बोला है कवरिंग का नाम है एरल, दो स्पाइसेस के सोर्सेस हैं नटमेग और मेस। पहला बनता है सीड से, मतलब नटमेग कहाँ से बना, नटमेग बन गया आपके सीड से। और जो बाद वाला है यानी जो मेस है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है एरल से। तो मेरे दोनों सवालों का जवाब यहाँ पर आ गया, मैंने थर्ड क्वेश्चन मिस कर दिया था। स्पाइस नटमेग बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो आंसर होगा सीड। और एरल यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, आंसर होगा आपका मेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको फोकस करना है अब अपने यूरोपियंस पे, मिडिल एजेस पे, बीओसी, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा, और एक बारी हम अपने बाकी सवाल भी देख लेते हैं मिडिल एजेस, 16वीं सेंचुरी, क्योंकि ये साथ में आ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। डोंट वरी, आपके जब एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम होता है उसमें यू कैन इजीली स्कैन, बिकॉज दिस इज अ पीपीटी, सो आई हैव टू यू नो मुझे पेजेस बार बार ऊपर नीचे करने पड़ रहे हैं। डोंट वरी, दिस वोंट हैपन विद यू। ओके, नटमेग हाईली प्राइस्ड, मतलब महंगा था, इसको बहुत ऊंचा माना जाता था यूरोपियन खाने में। मिडिल एजेस में कहीं पड़ा है, इसको फ्लेवरिंग यूज किया जाता था एज अ फ्लेवरिंग, मेडिसिनल एंड प्रिजर्वेटिव एजेंट। इस पीरियड के दौरान, कौन सा पीरियड, मिडिल एजेस, अरब्स जो थे इस स्पाइस मतलब नटमेग को इंपोर्ट करते थे यूरोप में, मतलब वहां पर लेकर जाते थे। दे सोल्ड नटमेग फॉर हाई प्राइसेस, ज्यादा दाम में बेचते थे उन मर्चेंट्स को जो वेनिस में रहते थे, पर कभी उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि ये कहाँ से आता है, नटमेग कहाँ से आता है। जो अरब वेनिशियन डोमिनेंस थी इस ट्रेड की, फाइनली 1512 में एंड हुई जब पोर्चुगीज बांडा आइलैंड्स पहुंचे और उन्होंने अपने प्रेशियस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो मेरा क्वेश्चन शायद से जो पहला वाला क्वेश्चन था वो अरब्स के ऊपर ही था, क्योंकि उसने बोला इन द मिडिल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू where the nutmeg was grown. So I have opened the questions here ताकि आप साथ साथ में देख सकें। ओके, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि मिडिल एजेस में ज्यादातर यूरोपियंस को पता था कि नटमेग कहाँ पर उगाया जाता है, तो क्या उन्हें पता था कहाँ उगाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि उन्होंने कभी रिवील नहीं किया एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ दिस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कमोडिटी। पीछे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको लोकेशन पता थी, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है कि उन्होंने कभी रिवील नहीं किया कि कहाँ उगता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो आंसर शुड बी फॉल्स। ऑल राइट, और अभी तक हमारा मिडिल एजेस आया है, तो देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन भी। नटमेग वॉज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डैश, तो आपको बताना है नटमेग यूरोप में कौन लाया था। आई एम गोइंग टू ओपन द क्वेश्चंस हियर बिकॉज सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, नटमेग को यूरोप में, ये रहा मिडिल एजेस, है ना, ये रहा नटमेग, क्योंकि आपका जो स्पाइस है वो नटमेग है। यूरोप में कौन लेकर आया है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा अरब्स लेकर आए। ऑल राइट, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं।
अगला सवाल जो हमारा ट्रू फॉल्स वाला है वो ये है कि VOC वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। अभी तक VOC नहीं आई है, देख लेते हैं क्या इसमें VOC है, नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। ऑलवेज इन डेंजर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम नेबरिंग स्पेन, मतलब अपने पड़ोसी देश स्पेन से वो कॉम्पिटिशन के खतरे में होते थे। तो जो पोर्चुगीज थे उन्होंने अपनी स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन डच ट्रेडर्स को देने स्टार्ट कर दिए। प्रॉफिट्स जो थे नीदरलैंड्स में आना स्टार्ट हो गए। डच कमर्शियल फ्लीट जो थी वो बहुत बड़ी बन गई। डच ने शिपिंग का कंट्रोल गेन किया, स्पाइसेस का कंट्रोल गेन किया नॉर्दर्न यूरोप में। फिर 1580 में पोर्चुगल जो है स्पेनिश रूल के अंदर आ गया और 16th सेंचुरी के एंड तक डच ने अपने आप को मार्केट से लॉकआउट उन्होंने पाया। पेपर, नटमेग और दूसरों के प्राइसेस बढ़े और उन्होंने क्या किया, they decided to fight back, मतलब they decided कि हाँ हम कुछ करेंगे इसके बारे में। अब एक बारी क्वेश्चंस देख लेते हैं। VOC तो नहीं आया है अभी तक। अगला हमारा सवाल है जो 8th क्वेश्चन हो चुका है। 9th क्वेश्चन, I'll just open one so that you can also see. 9th क्वेश्चन इज कि डिमांड फॉर नटमेग ग्रू, पर यहाँ तो बीमारी का पूछा गया। क्या हमने अभी किसी बीमारी का नाम पढ़ा है? मुझे नहीं लगता है हमने पढ़ा है, यानी आंसर नहीं आया है। 18वां क्वेश्चन है नटमेग के ऊपर डच ने कुछ डाल दिया कि वो कल्टिवेट ना हो, ये भी नहीं आया है। तो चलते हैं वापस पीछे अपने उस पे टेक्स्ट पे। 1602 में डच मर्चेंट्स ने VOC, आ गई VOC। VOC एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है जिसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। मुझे ये पता लगाना था कि क्या VOC जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, दुनिया की सबसे पहली मेजर ट्रेडिंग कंपनी, राइट। 1617 में VOC रिचेस्ट कमर्शियल ऑपरेशन बन गई। तो हाँ, बड़ी तो बन गई, लेकिन मुझे फाइंड करना है क्या सबसे पहली बड़ी थी। तो क्या ये अभी लिखा है? अभी तक नहीं लिखा, एक बारी पढ़ लेते हैं आगे। कंपनी में इतने एम्प्लॉयज थे, आर्मी थी, 200 शिप्स थी। सेम टाइम पे हजारों लोग मर रहे थे प्लेग के कारण, मर रहे थे प्लेग के कारण। ये एक कॉन्टेजियस, मतलब फैलती है और डेडली, जानलेवा बीमारी। आगे बीमारी का नाम क्या है? प्लेग। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9th, उसका आंसर क्या होगा? प्लेग। क्योंकि क्वेश्चन था आपका कि डिमांड फॉर नटमेग जो बढ़ी तो कौन सी बीमारी चल रही थी, तो यहाँ पे लिखा है एट द सेम टाइम। ऑलराइट, अभी तक VOC भी निकल चुका है, बट माय रूल इज पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप आंसर फाइंड करो। डॉक्टर्स डेस्परेट थे कि बीमारी को हम रोक सके, एंड दे डिसाइडेड कि नटमेग इसका क्योर है, मतलब ये उसको खत्म कर सकता है। एवरीबडी, हर किसी को नटमेग चाहिए था और लोग कुछ भी कर सकते थे उसके लिए। नटमेग बॉट फॉर अ फ्यू पेनीज इन इंडोनेशिया, कुछ चंद सिक्कों के लिए इसको खरीदा जाता था, लेकिन लंदन में ये 68,000 गुना कॉस्ट पे इसको बेचा जा सकता था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी? शॉर्ट सप्लाई। और इसीलिए डच ने क्या किया, वहीं पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फायदा उठाया। क्या VOC दुनिया की सबसे पहली बड़ी कंपनी थी? लिखा है यहाँ पे थी, नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? आंसर लगा देते हैं नो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि दुनिया की सबसे पहली बड़ी कंपनी कौन सी थी। यही था हमारा सवाल। सवाल था पहली मेजर ट्रेडिंग कंपनी, तो वो तो मेंशन ही नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि LPP दुनिया की सबसे पहली बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, तो आंसर आपका नो होता। बट आपको पता ही नहीं है कि सबसे पहली बड़ी कंपनी कौन सी थी ट्रेडिंग वाली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द आंसर वुड बी नॉट गिवन। सो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, जैसे कि 6th क्वेश्चन में सबसे पहली बड़ी ट्रेडिंग कंपनी कौन सी थी। अगर VOC थी ट्रू, कोई और थी फॉल्स, और अगर मेंशन ही नहीं है तो आप लगाएंगे नॉट गिवन। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। 7th क्वेश्चन इज ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के बाद डच के पास कंट्रोल था सारे आइलैंड्स का जहां पे नटमेग उगा था। तो हम देखते हैं, अभी आई नहीं है ट्रीटी ऑफ ब्रेडा। सो 8th क्वेश्चन भी आप डन। 9th का आंसर प्लेग है। 10th में है डच ने नटमेग के ऊपर कुछ लगा दिया है, तो वो अभी तक आई डोंट थिंक सो हमारा आया है। 11th है ब्रिटिश से उन्होंने आइलैंड पाया, 1770 78 नहीं आया है। देखते हैं पीछे एक बारी। ओके,
बांडा आइलैंड्स को लोकल सुल्तान रूल करते थे. वो बोलते थे कि न्यूट्रल ट्रेडिंग पॉलिसी चलेगी फॉरेन पावर्स के टुवर्ड्स. दिस अलाउड देम टू अवॉइड प्रेजेंस ऑफ पोर्चुगीज को अवॉइड किया उन्होंने, स्पेनिश ट्रूप्स को भी अवॉइड किया अपनी मिट्टी पर फिर वो दूसरे इन्वेडर से खतरे में आ गए. ये हमारे काम का ही नहीं है. मुझे तो फाइंड करना था ट्रीटी, मुझे तो फाइंड करना था 1707 समथिंग, मुझे फाइंड करना था. उन्होंने कुछ डच ने कुछ डाल दिया. अब आए डच आए, उन्होंने टुक ओवर किया. वन सिक्योरली इन कंट्रोल ऑफ बांडास, डच काम पर गए, उन्होंने अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट की. आपको क्या फाइंड करना है? उन्होंने कुछ पुट किया, डाला है कुछ. नटमेग प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया. कुछ एरियाज में पेड़ उन्होंने अप्रूट किए, डिस्ट्रॉय किए, जो कि प्लांटेशन जोन्स के बाहर थे. अभी तक नहीं आया, पुट किया है उसने कुछ. जो भी नटमेग उगा रहा होता था या सीड्स को कैरी कर रहा होता था बिना अथॉरिटी के, उसको पनिश किया जाता. सारे नटमेग को कवर किया जाता था लाइन के साथ, ये श्योर करने के लिए कि कोई चांस ना हो कि फर्टाइल सीड कहीं और उग जाए और आइलैंड से बाहर चले जाए. देयर वॉज ओनली वन, एक रुकावट थी, डच डोमिनेशन पे. मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने क्या डाला था डच ने नटमेग के ऊपर कि वो कल्टीवेट ना हो आइलैंड्स के बाहर? तो बताइए क्या डाला था उन्होंने कि वो बाहर ना उगे? द आंसर इज लाइम, बिकॉज नटमेग को लाइम के साथ उन्होंने कवर कर दिया था. कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 10. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं. 17वीं सेंचुरी में फाइनली डच ने क्या किया? ब्रिटिश से कुछ उन्होंने ऑब्टेन किया. ऑब्टेन का मतलब है पाया. तो देखते हैं. वन ऑफ द बांडा आइलैंड्स, इसका नाम था रन. आइलैंड का नाम है, इतना वो लंबा था, इतना वाइड था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था. आपको आंसर पता लग जाना चाहिए वैसे, क्योंकि क्वेश्चन था उन्होंने क्या पाया, कौन सा आइलैंड पाया. देखते हैं. अभी पाया नहीं है. दो लड़ने के बाद, बहुत साल लड़ने के बाद, डच और ब्रिटिश कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में आए. ट्रीटी ऑफ ब्रेडा 1667 में हुई. एंड इंटेंट, उनकी जो इंटेंशन थी कि अपना होल्ड सिक्योर करे रखेंगे. डच ने एक ट्रेड ऑफर किया. अगर ब्रिटिश उन्हें आइलैंड देते हैं रन का, तो वो ब्रिटेन को एक कम वैल्यूएबल आइलैंड दे देंगे नॉर्थ अमेरिका में. ये डच ने बोला, ब्रिटिश मान गए. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि उन्होंने ब्रिटिश से कौन सा आइलैंड पाया? आंसर होगा फिर रन. क्वेश्चन नंबर है 11th. दैट अदर आइलैंड, उसका नाम था मैनहट्टन, जिसका नाम है न्यू एम्स्टरडैम, नहीं, विच इज हाउ न्यू एम्स्टरडैम बिकेम न्यूयॉर्क. डच के पास मोनोपोली थी नटमेग ट्रेड की, जो कि 100 साल और चलती. तो हमारा एक क्वेश्चन आई थिंक ट्रीटी ऑफ ब्रेडा वाला जरूर आया है. क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं. कहता है, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के बाद द डच had control of all the islands where nutmeg grew. हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा? Now I somehow think that most of students would be thinking आंसर होगा not given, क्योंकि all islands कहीं नहीं लिखा है. बट यहाँ पे आपकी vocabulary रोल प्ले करती है. मोनोपोली का मतलब है कि आप अकेले ही अपना एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. तो लिखा है डच के पास मोनोपोली थी. मोनोपोली मतलब आप ही सोल सेलर हो, इकलौते सेलर हो नटमेग ट्रेड के ऊपर. तो आंसर क्या होगा? अगर उसके पास मोनोपोली थी, मतलब वही सिर्फ क्या कर सकता था? बेच सकता था. तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ट्रू. क्वेश्चन नंबर है आपका 7th. This was a bit tricky and I want you to understand कि आपके हर पैसेज में 2 से 3 क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं. चलते हैं 12th और 13th क्वेश्चन पे. नटमेग प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू, उनको कहाँ पर लेकर जाया गया आपको ये बताना है. और 78 में प्लांटेशंस को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था आधे. तो याद कीवर्ड्स रखने हैं 70 और 78, उन पे फोकस करो तो आपको आंसर जल्दी से मिलेगा. अब देखो इतना आपका पड़ा है, पर मुझे 70 में देख लेती हूँ और एक 78 देख लेती हूँ. पढ़ते हैं. पियर पोवेरे नाम के एक आदमी ने स्मगल किए नटमेग प्लांट्स टू सेफ्टी इन मॉरिशियस. तो आगे आई थिंक सो आंसर पूछा था कहाँ पर लेकर गए थे उन्हें, यही क्वेश्चन था. सीक्रेटली, तो वहां पे लिखा है स्मगल्ड. आंसर क्या होगा? कहाँ लेकर गए हैं वो? मॉरिशियस में. अब आते हैं 78 में. अ वोल्केनिक इरप्शन इन द बांडा रीजन ने सुनामी कॉज किया, जिससे आधे नटमेग ग्रोव्स वाइप आउट हो गए. तो क्वेश्चन था कि जो आपके आधे नटमेग प्लांटेशंस थे, किसने डिस्ट्रॉय किए थे? सो आंसर वुड बी सुनामी.
और हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, कहाँ पर लेकर गए थे उन्हें, मॉरिशस पे, right? So that is all. That is how you can solve your reading. And I would be back yet again, like in a day or two, where I would be discussing some important readings which are based on the Cambridge book itself. And this is the latest Cambridge IELTS academic book. And I hope you really you know you got benefited from this particular video, because I think academic reading में बहुत सारे students को दिक्कतें आती हैं. तो अगर आप अपने questions को analyze करते हैं, वो words आपके दिमाग में रहते हैं, keywords रहते हैं, आप अच्छे तरीके से उन्हें solve करने की कोशिश करते हैं with practice, you can actually solve the reading in 20 minutes. I mean, the one passage you can solve in 20 minutes. But 20 minutes, according to me, is a bit, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. तो देखते हैं, एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं अपनी IELTS academic reading को सॉल्व करने के लिए. I would just take another 2 minutes and then we'll end. आपके questions होते हैं 40 questions, time होता है 60 minutes. So, आपको transfer भी करने होते हैं answers. So, per passage, you should take 17 minutes. 17 into 3, you get 51 minutes. राइट, दैट मीन्स 9 मिनट आप ट्रांसफर करने में लगा सकते हो और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो. राइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, and if you like this video, share it with your friends, and recommend our app, share the app with your friends so that you can also benefit from this particular video and all the other courses which are available. Okay, good evening, have a great day.